देखो सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था बेटा, 2 टाइप से क्लासीफाई किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अमॉर्फस की कहानी जहाँ तक थी वो ख़त्म हो गई अपनी, और अब इस क्लास में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बेटा ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनको अपन 3 या कहें कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। सेकंड जो रहेगा बेटा वो रहेगा आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा मेटेलिक सॉलिड। ठीक है। और फोर्थ रहेगा कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट या इनको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसको भी 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। एक जो होता है वो होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड वन इज एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता देता हूँ। इन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो टपकेगा। ठीक है, आएगा पक्का। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देखो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ना उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे पहली बात। ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो होंगे, तो मॉलिक्यूल्स में बेटा यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा दैट इज वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, या कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स इज वीक वॉन डेर वाल फोर्स, वीक वॉन डेर वाल फोर्स। ठीक है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। अच्छा, अब 1 बाय 1 कैटेगरी लेते हैं इसकी। तो सर यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर और एच बॉन्डेड, तो दीज ऑल टाइप्स आर बेस्ड ऑन द वॉन डेर वाल फोर्सेस। फर्स्ट वॉन डेर वाल फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर जब दोनों ही पार्टिकल्स, या कहें कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, कैसे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब बेटा पास में लेके आते हैं तो देखो क्या सिचुएशन बनती है। सर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, अभी ये दोनों क्या है, किसी डिस्टेंस पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को पास में लेके आ रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। तो ये न्यूक्लियस है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, बिल्कुल होगा सर, ये बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। अब जब इनको पास में लेके आ रहे हैं तो बेटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। लेकिन होने वाला क्या है कि सर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है, वो दूसरे वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। खुद के तो करता ही है, लेकिन जब पास में आ जाएंगे तो उसका नेचर है अट्रैक्शन का, तो वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? ओके। तो इनको जब पास में लेके आ रहा हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल अभी स्फेरिकल शेप में आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ड हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे गेन करेगा। ठीक है, जिसमें अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसका न्यूक्लियस रिपेल होके कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, या यूँ कहें कि इसका जो डिस्टोर्शन हो रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, जस्ट ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस तरीके से अपन, ये कम्प्लीटली चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, इसको अपन बेटा बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और पार्शियल को अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा सर, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, नियर बाई आ गए, क्लोज आ गए, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और अब क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। मतलब चार्ज जब होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है बेटा, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो वो लगेगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, और क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये कैसे मॉलिक्यूल्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में डेवलप हो रहा है। तो इस फोर्स को अपन बोल देते हैं लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स है, लंदन फोर्स, या इसका दूसरा नाम है डिस्पर्जन फोर्स। क्या नाम है इसका, ये तो लंदन फोर्स है, या फिर क्या, डिस्पर्जन फोर्स। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, तो सर सबसे पहले जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बन रहे हैं बेटा, उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ये कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड बन गया, सॉलिड को क्या कहेंगे, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। मतलब नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो होता है बेटा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरे बोलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यस और नो। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो सर ऐसे कुछ एग्जांपल आप मुझे बताएं कि मुझे पता चल जाए कि ये नॉन पोलर सॉलिड है। मैंने कहा सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, इसको अपन ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। तो सर यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होता है बेटा वो कैसा होता है, CO2 का नॉन पोलर होता है। तो CO2 जब सॉलिड बना होगा तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा एक्ट किया होगा, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। और मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड CO2। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, या मैं बात करता हूँ आर्गन गैस। आर्गन गैस को मैंने सॉलिडिफाई कर लिया, तो बताऊँ ये कौन सी गैस है या कौन सा सॉलिड है। तो सर आर्गन गैस जो होती है उसमें भी जो उसका एटम है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर एटम है, लेकिन सर ये सॉलिडिफाई हो रहा है, तो सॉलिडिफाई हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स से जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यस और नो। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एग्जांपल याद कर लेंगे कि सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो भी सॉलिड होंगे वो क्या हो जाएंगे, अरे नॉन पोलर हो जाएंगे यार, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरी बात मैं बात करता हूँ कि सर ये सॉलिड तो बन गया, तो यहाँ पे सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। सेकंड थिंग कि सर यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है। इट मीन्स कि सर ये तो हमेशा क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यस और नो, पक्की बात। चले आगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर के अंदर क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, लंदन फोर्स होता है। दूसरी बात अगर करें कि इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं, तो याद रखें इंसुलेटर होते हैं, पक्की बात। अगली बात सुनो सर, अगर इनकी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो सर यहाँ तो वेरी वीक फोर्स है। वेरी वीक फोर्स का मतलब क्या होगा कि सर इसे हीट करते ही ये तो फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो ब्रेक हो जाएगा। पार्टिकल्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो तो दूर दूर चले जाएंगे। मतलब सर बॉइलिंग और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे वीक फोर्स काम कर रहा है, यस और नो, पक्की बात। चले आगे, चलो ठीक है, इसको रब कर दें। वेरी गुड यार, हाँ अरे स्लो करके क्या है कि स्लो करके देखेंगे तो अच्छी बात है ना।
चलो अब बात करते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। नॉन पोलर समझ में आया? पोलर पे चले? ठीक है। तो सर पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है भैया। देखो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, वो वीडियो को स्किप मत करना यार। कॉन्सेप्ट समझना है तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है ना निकल जाएंगे ना, तो फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। फिर ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, सही बता रहा हूँ, पक्की बात। अरे हंस ले, क्यों हंस रहा है? चलो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? अरे जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, वो कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैं बात करता हूँ, हाँ बोलना, H हो गया, अरे बावड़ा, HCl, HBr, ये सब कैसे हैं? पोलर, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अच्छा अगली बात सुने और देखते हैं। और कोई याद आ रहा है क्या? आइसोटोप क्यों याद आ रहा है इस टाइम पे? SO2 भी नहीं होगा। तो जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है उनको अपन क्या बोल देते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बात करी PCl3, ठीक है, ऐसे NH3H2 ये सब भी होते हैं, लेकिन वो स्पेशल केस में जाएंगे H बॉन्डेड में, ठीक है। चलो सर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है उसका ऑलरेडी शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है कुछ इस तरीके से, इधर H और इधर Cl, तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन जो है बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दैट्स वाई इट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली कोई दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा तो उस पर भी सेम कंडीशंस होगी, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यस और नो? तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फिर आ गया, लेकिन ये परमानेंट डाइपोल है। यही तो जो फॉर्म है इसी को अपन बोलते हैं डाइपोल। सर जो नॉन पोलर का केस देखा था वहाँ पे डाइपोल कैसे थे? इंड्यूस्ड डाइपोल थे, वो टेम्परेरी डाइपोल थे, परमानेंट डाइपोल नहीं थे। वो तो सर क्लोज आने से फॉर्म हुए थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी डाइपोल की फॉर्म में है। तो डाइपोल की फॉर्म में है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बेटा पहले के कंपैरिजन में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये भी पॉजिटिव, मतलब आयंस के बीच में जब भी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पक्की बात है ना? चलो इसके बाद आगे सुने कि सर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट कंपेरेटिवली इट इज हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सर यहाँ पे भी पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? सॉलिड फॉर्म कर लेंगे। सॉलिड फॉर्म कर लेंगे तो सर पहले वाले जो केस था उसमें इंसुलेटर थे, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्री फॉर्म में नहीं है, चार्ज वगैरह, तो ये भी क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। नोट करते रहना इन बातों को, इंसुलेटर होंगे, ठीक है। तो ये भी सब क्या है? इंसुलेटर है। दूसरी बात सुने कि सर इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें पहले वाले से, वैसे तो लो ही होना है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि वीक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। लेकिन नॉन पोलर से जब कंपेयर करते हैं तो नॉन पोलर के कंपैरिजन में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके नॉन पोलर के कंपैरिजन में थोड़े से हाई होंगे। यस और नो? एग्जांपल्स ये सारे सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे अपने, ठीक है। इसके बाद में अगला जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है दैट इज H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। किसमें? नहीं, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और वहाँ पे क्या था? लंदन फोर्स, और यहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं H बॉन्डेड में बेटा यहाँ पे भी लंदन फोर्स नहीं है, लेकिन वंडरवॉल फोर्स है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स होता है जिसको अपन H बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। व्हेन द हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फोन, हाइड्रोजन किसके साथ में होना चाहिए? फोन के साथ में। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
अगर कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होगी, एच बॉन्डिंग। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो सर एच बॉन्डिंग बेसिकली मैं अगर बात करता हूँ HOH, तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, दिस इज नॉट एच बॉन्डिंग, दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर यही तो एच बॉन्डिंग है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या नहीं है, एच बॉन्डिंग नहीं है। ये कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो सर एच बॉन्डिंग कैसे होती है, एच बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं अपन यहाँ पे। सर ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में ब्रिज फॉर्म कर रहा है। ब्रिज का मतलब कि सर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से जो बॉन्डिंग हो रही है बेटा, इसको बोलते हैं एच बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, एच बॉन्ड। तो एच बॉन्ड से जो भी सॉलिड बनते हैं उनको अपन क्या बोल देंगे, एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे बेसिकली। लेकिन सर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट उनका बहुत ज़्यादा होगा, या कहें कि यहाँ पर स्पेशल केस बन जाएगा जो होगा एच बॉन्डिंग का। और एच बॉन्डिंग जहाँ पे हो रही है तो उन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपन किस में केस में स्टडी कर लेंगे, एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अच्छा मैं ये आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ बेटा, ये इंसुलेटर होंगे या कंडक्टर होंगे। तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, तो क्या होंगे, इंसुलेटर। ये भी क्या है, इंसुलेटर है। दूसरी बात, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कंपेरेटिवली पहले टू केसेस से क्या होगा, इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपेरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एच बॉन्डेड। तो सर वीक वॉन्डरवॉल जो फोर्सेज होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता है। यस और नो, पक्की बात समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे अपन ने अलग अलग केस स्टडी किए किसके, मॉलिक्यूलर सॉलिड के, और तीनों ही केसेस में अपन ने ये देखा कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दीज ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सर लो, कंपेरेटिवली बाकी से लो है, लेकिन इन तीनों का जब कंपैरिजन होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट का होगा। यस और नो, अच्छा इसके, और ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर हैं, ठीक है। नॉन पोलर के एग्जाम्पल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर के एग्जाम्पल जो पोलर मॉलिक्यूल से बनेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप देखे बात करें, आइस H2O, ठीक है, सॉलिड अमोनिया NH3, एच बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, सॉलिड कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा मैं बात करता हूँ H2S, H2S कैसा सॉलिड होगा, पोलर नॉन पोलर या एच बॉन्डेड, ये होगा आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। अगर बात करें इसकी जियोमेट्री की तो देखो सल्फर के पास 2 लोन पेयर और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करें तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो सर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर टोटल हो रहे हैं 4 का मतलब जियोमेट्री कौन सी हो जाएगी, ट्रिक अपनी काम करेगी। sp3 के लिए अपन क्या जियोमेट्री बना देंगे, ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब सर सल्फर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर लोन पेयर और इधर लोन पेयर। सर इसका हाइड्रोजन का इधर होगा डाइपोल मोमेंट, इसका इधर, तो इनका इधर। कुल मिला के सर सम करेंगे जब डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल है तो सॉलिड जब बनेगा तो कैसा बनेगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन आयोनिक सॉलिड्स की। ये नोट करते रहना बेटा, जो भी बातें बताई जा रही है उनको ध्यान से नोट करते रहना। कोई कॉन्सेप्ट जैसे ये अभी हाइब्रिडाइजेशन का, ज्योमेट्री का नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। समझ गए ना? वेरी गुड। चलो आयोनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। देखो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं,
दे आर आयंस। क्या होते हैं? आयंस। आयंस में क्या सर? कैटायन और एनायन। ठीक है। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो सर जो वो आपस में आके अटैच हुए होंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया होगा। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। बॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी होगी बेटा? बॉन्डिंग यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग। कौन सी? क्योंकि आयंस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर से कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है। और आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कंपैरिजन में क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब सर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे है? आयोनिक बॉन्डिंग में। और आयोनिक बॉन्डिंग में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सर इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। आर हाई, हायर देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये इंसुलेटर होंगे या कंडक्टर होंगे? इंसुलेटर होंगे या कंडक्टर? तो सर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म की जब बात कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कोई फ्री चार्ज है। तो मतलब इंसुलेटर इन सॉलिड कंडीशन, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। बट रिमेंबर, कंडक्टर्स इन फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज मतलब मोल्टन स्टेट, और इन एक्वस कंडीशन। देखो ध्यान से समझना बात को कि सर ये जो भी कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, उनमें फ्री चार्ज नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। तो सर इस कंडीशन को अगर देखें तो फ्यूज्ड कंडीशन में जब इसे मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं, और डिसोशिएट होने के बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्वस स्टेट का क्या कंडीशन है कि सर इन आयंस को, जब आयनिक सॉलिड्स को अपन किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं, तो जो इनका सॉल्यूशन बनता है उसे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब वाटर, वाटर में डालने के बाद में सॉल्यूशन जो बना वो एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी ये क्या करते हैं? आयनिक सॉलिड्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है। ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं। क्लियर है। और ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े उनके कंपैरिजन में ब्रिटल होते हैं। ठीक, ये आयनिक सॉलिड की बात हो गई। इसके कुछ एग्जांपल्स में अगर आपको बताऊं तो जितने भी सॉल्ट है बेटा, जितने भी सॉल्ट है, मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा सॉलिड है? वो आयनिक सॉलिड है। जैसे NaCl, ठीक है, NaOH, KCl, MgCl2, ZnCl2, CaCO3। ठीक है। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है। ऑक्साइड्स होंगे, मेटल के ऑक्साइड्स, वो सारे क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं। LiCl, जितना लिखना चाहो उतना लिख लो। मतलब इसका मैं एक क्लियर सी बात करूं, मेटल के साथ में अगर है ऑक्सीजन या फिर है हेलोजन या फिर है कार्बोनेट या फिर है सल्फेट, तो ये इन सब से जो भी कंपाउंड बनेंगे बेटा वो सारे के सारे कैसे, किस टाइप के सॉलिड्स होंगे? आयोनिक सॉलिड्स होंगे। क्लियर है? अरे यार इसको चालू तो किया था नहीं कैमरे को, देखना नहीं करा। क्यों मजे लेते हो यार?
समझ गए बात को। चलो इसके बाद में मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। अरे समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर है? 100 ले आओगे इस बार भी? कौन कौन लाएगा? पक्की बात है क्या? देखो कोमल दीदी तो ले आई थी 100, ठीक है। तुम पढ़ोगे तो तुम भी ले आओगे, ठीक है, क्योंकि टीचर तो वही है। पहले भी मैं ही पढ़ा रहा था, 100 आ गए, अब तुम भी पढ़ रहे हो तो 100 लाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। ये तो क्या था, ऐड था वीडियो के बीच में। हाँ। चलो आगे बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड, सर मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर मेटल एटम्स। क्या होते हैं? मेटल एटम्स। मेटल एटम्स, ठीक है। सब में तो मॉलिक्यूल होते हैं। सब में मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोनिक में आयंस होते हैं, और यहाँ पर क्या है मेटेलिक में मेटल एटम्स हैं। क्या है? मेटल एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है बेटा, बॉन्डिंग वो कौन सी होती है? बॉन्डिंग होती है यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है बेटा आयोनिक से भी क्या होती है? हाई होती है, सॉलिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस बिल्कुल, ऑफकोर्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से बेटा ये क्या है? गुड कंडक्टर्स इन एवरी कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के भी ये गुड कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं हर कंडीशन में। इसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होता है बेटा? कंपैरेटिवली हायर देन आयनिक सॉलिड्स। इसका मतलब सर जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ाई कर रहे हैं सेम वही सीक्वेंस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा जी, इनके एग्जाम्पल आप पता करें तो एग्जाम्पल्स में तो बेटा आपको देखना ही नहीं है, जितने भी मेटल्स हैं आप बात करें एल्यूमिनियम सर मेटेलिक सॉलिड होगा, सोडियम मेटेलिक सॉलिड, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओरम एक्सेट्रा, जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल आर मेटेलिक सॉलिड्स। और जो हमेशा क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरी बात इनमें मेटेलिक लस्टर होती है, मेटेलिक लस्टर, ठीक है। मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है ये चमकते हैं, ठीक है। चलो ये बात करने के बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की, ठीक है ना। कोवेलेंट या बात करें नेटवर्क सॉलिड्स की, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा और आप लोगों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। चलो रब कर देते हैं इसको। हाँ ले लिया ना। अब देखो बेटा सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, अब कुछ स्पेशल केस आया है, ठीक है। कोवेलेंट या फिर बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड्स की, तो ये क्या चीज़ है सर? कोवेलेंट बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली तो बात कर लो कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉन मेटेलिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, नॉन मेटेलिक, ठीक है। बट सर यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग शुड बी कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होगी बेटा वो क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग होती है बेटा दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो मेटेलिक से भी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो तो सबसे ही हाई हो जाएंगे, वेरी
हाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे इनके, वेरी हाई। और अगर मैं आगे बात करता हूँ कि सर इनकी बात करते हैं ये हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे, ब्रिटल होंगे, तो दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, वेरी हार्ड इन नेचर। अच्छा जी, क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है क्या? तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई आयन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो सर ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे जो बात हुई है वो तो आपने समझा दी कि यहाँ पे नॉन मेटेलिक एटम्स होंगे। अब नॉन मेटेलिक एटम्स जो होंगे तो उनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो मैं डायमंड के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डायमंड, और ये कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल होता है ये, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है, डायमंड है। लेकिन इसके आगे कुछ इंसानों ने, जो अपने साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने डेवलप भी किया है जो डायमंड से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कार्बाइड होता है वो, कोई कार्बाइड होता है दैट इज़ मच हार्डर देन डायमंड, बट दैट इज सिंथेटिक। नेचुरली अकरिंग अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या है, डायमंड, ठीक है। अब ये डायमंड में किस तरीके से क्या अरेंजमेंट होता है, तो देखो बेटा, कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। एक कार्बन की 4 वैलेंसीज कुछ इस तरीके से है, तो 1 कार्बन से अनदर कार्बन कुछ इसी सीक्वेंस में लिंक होता जाएगा और वो एक 3D स्ट्रक्चर तैयार करेगा। उसी 3D स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, डायमंड। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो 1 कार्बन से 3 कार्बन से फिर 3, तो इस तरीके से एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क सॉलिड भी अपन बोल देते हैं। डायमंड जो होता है हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है, वगैरह वगैरह सारी कहानी जो आपने इसकी प्रॉपर्टीज लिखी वो सारी की सारी क्या होगी, डायमंड की बातें होंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल नहीं, नॉन मेटल एटम्स हो गए वगैरह वगैरह। तो कार्बन कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन जो है दैट इज़ ग्रेफाइट। एक्सेप्शन यहाँ पे आपको याद रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। सर पहली बात तो ये जो होता है ना, ये हार्ड नहीं होता, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरी बात, ये इंसुलेटर नहीं होता, ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो दोनों ही बातों को अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सॉफ्ट तो देखो बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर होता है। और एक दूसरी लेयर के बीच में जो होता है यहाँ पे वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, वीक बॉन्डिंग की वजह से जब अपन इस पर टच करते हैं तो देखो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। जब इस पे फोर्स लगेंगे तो ये वीक फोर्सेज जो इसके बीच में है ये तो ब्रेक हो जाएंगे और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। और स्लाइड करने से वो आपको कैसा फील होगा, सॉफ्ट फील होगा। आप अपने पेंसिल जो होती है जिससे आप लिखते हैं उसका जो नोब होता है उसे टच करके देखिए, वो आपको एकदम स्मूथ लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो लेयर स्ट्रक्चर, और लेयर स्ट्रक्चर में वीक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा कंडक्टर, कंडक्टर के लिए देखो 12th बोर्ड वाले बच्चे तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये बात गलत है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोर्ड वालों को यही ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड में जब कॉपी चेक होगी तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बताना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ होता है नहीं ध्यान रखना, लेकिन वो ग्रेफाइट कंडक्टर की होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात गलत है लेकिन फिर भी आपको बताई जा रही है 12th बोर्ड के लिए। लेकिन IIT नीट वगैरह के जो भी बच्चे हैं वो कहेंगे ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बच्चे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये बातें ग्रेफाइट के बारे में भी अपन ने क्लियर कर ली। अच्छा, ग्रेफाइट के यूजेज भी है। इसका जो यूज़ है एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इसका यूज़ करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट। हाँ, मशीनरी में एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। राइटिंग पेंसिल बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और भी इसको एज ए इलेक्ट्रोड, क्योंकि कंडक्टर है ना तो बहुत सारी जगह, जैसे आपने ड्राई सेल देखा होगा उसमें यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारे यूजेज ऑफ ग्राफाइट है, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है तो ये मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सर इनमें जो भी आपने एग्जांपल बताए वो सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। तो आपको ये भी सारी चीज़ें, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ख़त्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी, बात ख़त्म। ओके, टाटा बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।